नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत इकाई नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए, इसका साहित्यिक प्रकार है निबंध। इस इकाई के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या निराश हुआ जाए इस इकाई के बारे में समझदारी प्राप्त करेंगे। यानी कि इसको समझने से पहले हमें लेखक का परिचय को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो लेखक का परिचय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 को हुआ था और निधन 1979 को हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था और पारिवारिक परंपरा अनुसार यानी कि उसके परिवार में संस्कृत का अध्ययन किया जाता था और उस परंपरा के अनुसार उन्होंने भी संस्कृत का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय यानी कि वाराणसी, ये जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी नामक स्थान है जिसे काशी भी कहा जाता है, तो वहाँ पर काशी विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज, विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज, वहाँ पर उन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। यानी कि ज्योतिषाचार्य की परीक्षा पास की उन्होंने। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन में निर्देशक के रूप में उन्होंने फर्ज अदा की। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उन्होंने हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर यानी कि हेड, हिंदी में जो एमए की उपाधि, एमए का अभ्यास कराया जाता है, एमए जहाँ पर चलता है वहाँ पर आचार्य नहीं होते, वहाँ पर हेड होते हैं। उसके प्रिंसिपल को हेड कहते हैं। तो हेड के रूप में उन्होंने फर्ज बजाई। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। यानी कि उनको एवॉर्ड भी दिया। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण नामक एवॉर्ड दिया। इस एवॉर्ड से उनको सम्मानित किया। उपाधि यानी कि सम्मान करना, एवॉर्ड देना। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता इतिहास के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटच, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनाबदास का पोथा, उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ हैं। यानी कि हिंदी साहित्य में द्विवेदी जी ने किस क्षेत्र में उन्होंने काम किया, यानी कि किस क्षेत्र में उन्होंने लिखा, तो कि निबंध के क्षेत्र में, निबंधकार के रूप में उन्होंने कार्य किया, उपन्यासकार के रूप में, यानी कि उपन्यास भी उन्होंने लिखा। यानी कि दूसरा समालोचक, यानी कि किसी की रचना, किसी लेखक ने कोई पुस्तक की रचना की तो उसकी आलोचना, यानी कि उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है वो उसे
समालोचक कहा जाता है, उसको उस पर संशोधन करे, रिसर्च करे, उसे समालोचक कहा जाता है। तो उसी क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया और शोधकर्ता यानी कि संशोधन भी उन्होंने किया, रिसर्च भी उन्होंने किया और इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं, यानी कि इतिहास ग्रंथ भी उन्होंने लिखा। इतिहास के संबंधित यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंधित उन्होंने ग्रंथ भी लिखे। और हिंदी साहित्य में हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की, तो कि अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता, ये उनके निबंध संग्रह है, ये उनके निबंध के ग्रंथ हैं। और उपन्यासों में देखा जाए तो बाणभट्ट की आत्मकथा, ये संस्कृत साहित्य के जो कवि हो गए बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की, तो उस कवि की आत्मकथा यहाँ पर लिखी गई है, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसमें बाणभट्ट के जीवन से संबंधित सभी घटनाएं, सभी माहिती इस बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में लिखी हुई है। पुनर्नवा और चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, ये उनके उपन्यास हैं। ये उनके 4 उपन्यास हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख और अनाम दास का पोथा। ये बाणभट्ट की हजारी प्रसाद द्विवेदी का 4 उपन्यास ग्रंथ हैं। और इसके अलावा कबीर और सूरदास, इनके पर उन्होंने संशोधन कार्य भी किया, इनके पर भी उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये हिंदी साहित्य का आदिकाल एक इतिहास ग्रंथ है, और दूसरा इतिहास ग्रंथ साहित्य सहचर, और तीसरा हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, जिसको हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से भी जाना जाता है। ये उनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं और इतिहास के ग्रंथ हैं। प्रस्तुत आलोचनात्मक ग्रंथ में देखा जाए तो कबीर और सूरदास, इस पर उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे। और इसके अलावा यहाँ पर इस इकाई में क्या निराश हुआ जाए, इस इकाई में हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं, तो इसका निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर हैं। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तत्कालीन शब्द का प्रयोग किया गया है, इस शब्द का प्रयोग किया है। तो तत्कालीन शब्द का मतलब क्या होता है, तत्कालीन यानी कि क्या, तो इसका मतलब तत्कालीन का मतलब ये होता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस समय जिस साहित्य में रचना कर रहे थे, जिस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवित थे, उन्होंने जो कुछ लिख रहे थे, उसी समय का वातावरण का, उसी समय हमारे समाज में क्या चल रहा था, भारतीय समाज कैसा चल रहा था, तो उसके बारे में जो उन्होंने उस समय के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में, यानी कि उस समय भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार, यानी कि उस समय भारत में जो अनाचार हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, वो बाहरी स्तर पर, यानी कि बाहर दिखावे के रूप में वहाँ पर हो रहा था, और वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। यानी कि उस समय मानवीय मूल्यों यानी कि आस्था यानी कि आशा रखी जाए, ऐसा मानवीय मूल्यों भी वहाँ पर उपस्थित थे, यानी कि अच्छी घटनाएं भी घटित हो रही थी उस समय। और अपने जीवन में घटित कुछ घटनाएं द्वारा उन्होंने बताया, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन में जो घटनाएं घटित थी उनके जीवन में, उसके बारे में उन्होंने बताया और कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, और अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान, यानी कि हमें जीवन में आशा भी रखनी चाहिए, आस्थावान यानी कि आशावान बने रहना चाहिए। अब हम इस इकाई में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में
ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बना गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी यहाँ पर कहते हैं समाचार पत्र यानी कि छापू, हम शुद्ध गुजराती भाषाમાં આપણે કહીએ તો પેપર, જે આપણે પેપર દિવ્ય ભાસ્કર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ, એ પેપર આપણે વાંચીએ છીએ એમાં ठगी, डकैती, चोरी और तस्करी, इन चारों शब्द का मतलब एक ही होता है कि કોઈ વ્યક્તિ હોય છે એને છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે। ઠગી યાની કે છેતરપિંડી કરવામાં આવે છે। ડકેતી યાની કે ચોર લૂંટારા જે લોકો હોય છે તે ચોરી કરી જાય છે એવા લોકોને ડકેતી યાની કે એના માટે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં જે ચોર લૂંટારા એવું કહેવાય છે ડકેતીને। ઓર ચોરી યાની કે જો કોઈ વ્યક્તિ હોય છે એ ચોરી કરી જાય, એને કોઈના ઘરમાં ચોરી થાય, કોઈની દુકાનમાં તાળું તોડીને ચોરી થાય, એને ચોરી કહેવાય છે। અને તસ્કરી શબ્દના માટે પણ આપણે ચોરી શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ। ભ્રષ્ટાચાર યાની કે ભ્રષ્ટાચાર એટલે કોઈ રાજકારણ ક્ષેત્રમાં યા કોઈ બી ક્ષેત્રમાં આપણે કોઈ વ્યક્તિના નામ પર પૈસા આવ્યા હોય અને એ પૈસાનો સીધો ઉપયોગ લોકો સુધી પહોંચતો નથી। કોઈ સ્કીમ હોય છે, એ સ્કીમના પૈસા ધારો કે મોદી સરકારે કિસાન વીમા યોજના એના અંદર એમણે બીજી એક યોજના છે કિસાન નિધિ યોજના, એમાં જે પાક નિષ્ફળ જાય છે એના માટે સરકારે જે તે ખેડૂતના ખાતામાં, જનધન ખાતામાં યા એસબીઆઈનું કોઈ બી બેંકનું ખાતું હોય એ ખાતામાં 4 મહિનામાં 2000 રૂપિયા જમા કરે છે। એવી રીતે આખા વર્ષની અંદર 6000 રૂપિયા મોદી સરકાર જે તે ખેડૂતના ખાતામાં નાખે છે। તો એ પૈસા ખેડૂતના ખાતામાં પડ્યા પછી પણ ઉપાડી લે છે, હેંગ કરી લે છે, યા અથવા તો એ ખેડૂતના ખાતામાં પૂરેપૂરા પૈસા પડતા જ નથી। ડાયરેક્ટ કોઈ અધિકારી હોય છે યા એ ક્ષેત્રમાં કામ કરનારા કર્મચારીઓ એ ખેડૂતના ખાતામાંથી પૈસા યા ખેડૂતના ખાતામાં સીધા પૈસા નહીં પડે અને એ લોકો જ એ પૈસા ઉપાડી લે છે, એને આપણે ભ્રષ્ટાચાર કહીએ છીએ। તો આવી ઘટનાઓથી જ એ સમાચાર પત્ર, એ પેપરમાં, છાપામાં બધા સમાચારો ભરેલા હોય છે। અને ક્યારેક એવું પણ બને છે કે કોઈના પર આરોપ યાની કે આપણે દોષ લગાવીએ છીએ કે આ જ વ્યક્તિ આવો છે, આ જ વ્યક્તિ ખરાબ છે, એવો આપણે દોષ પ્રત્યારોપ યાની એના પર આપણે આરોપ લગાવીએ છીએ। તો એવું વાતાવરણ બની જાય છે, એવું આપણને લાગે છે। અને એવું આપણને લાગે છે કે દેશમાં કોઈ ईमानदार व्यक्ति यानी कि नेक, ईमानदार यानी कि इस शब्द के लिए नेक शब्द का प्रयोग किया गया है। ईमानदार का मतलब होता है नेक, यानी कि आज के समय में हमारे इस समाज में कोई नेक आदमी नहीं है, यानी कि अच्छा कोई सारो मानस, सज्जन व्यक्ति, ईमानदार यानी कि सज्जन व्यक्ति आजना समाज में हमारे वच्चे આપણને દેખાતો જ નથી। અને બધા જ લોકોને हर व्यक्ति संदेश की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी कि બધા જ વ્યક્તિ संदेह यानी कि शंका, कोई पण व्यक्ति यानी कि प्रत्येक दरेक व्यक्ति संदेशनी दृष्टि से, આપણે संदेशनी दृष्टि से એને જોઈએ છીએ। दृष्टि यानी कि देखने का नजरिया, तरीका આપણે બધાને જ શંકાથી જોઈએ છીએ, એવો એનો ગુજરાતીમાં મતલબ થાય। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, यानी कि जे व्यक्ति नौकरी में कोई उच्च अधिकारी, प्रथम क्लास 1 अधिकारी होय छे, क्लास 2 अधिकारी होय छे, क्लास 3 अधिकारी होय छे, तो ये एना क्लास ए एना पद छे, जेटला ऊंचा पद पर ए नौकरी करे छे
એમાં એટલા અધિક યાની કે અધિક વધારે માત્રામાં એટલા દોષ એમાં આપણને દેખાય છે એવું આપણે માનીએ છીએ। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही हैं जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उनमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर कहा गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि एक बहुत बड़े आदमी ने मुझे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही हैं, यानी कि आज के समय में सुखी वही लोग हैं जो कुछ काम भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता यानी कि कुछ भी काम नहीं करता, और जो कुछ काम करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे। लोग क्या करेंगे कि इसमें ये दोष हैं, इसमें ये गलती है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा अच्छा काम नहीं करता, ये व्यक्ति ऐसा खराब काम कर रहा है, तो इसमें दोषी देखते हैं। दोष यानी कि गुनाह, दोष यानी कि बुराई। दोष का मतलब क्या होता है, तो कि बुराई ही, लोग हमारे में बुराई ही खोजते हैं, हमारे में जो कुछ अच्छे गुण हैं उसको नहीं देखते, उस अच्छे गुण को भुला देंगे और दोष को बढ़ा चढ़ाकर यानी कि दोष ने ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाने जाने लगेंगे। दोष किसमें नहीं होते, यानी कि दोष हर कोई इंसान में दोष होते ही हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है और गुणी बिल्कुल नहीं, यानी कि बिल्कुल नहीं गुणी दिखाई देते। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, यानी कि ऐसी स्थिति में इस समय चिंता का विषय है, ऐसा कहा गया है। और हमारा जो देखने का तरीका है, अगर हम हकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमें सब कुछ, हमारे सामने जो वातावरण है, हमारे सामने जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारा देखने का तरीका नेगेटिव यानी कि नकारात्मक है तो हम सभी को नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, यानी कि सभी लोग हमें बुरा ही दिखाई देने लगता है। तो इससे जुड़ा मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। उस उदाहरण को मैं आपके सामने गुजराती में कहता हूँ कि एक व्यक्ति एक ગામનું દર્શન કરવા માટે જાય છે કે આ ગામની અંદર એક ગામનો અભ્યાસ કરવા માટે જાય છે કે આ ગામમાં કેવા લોકો રહે છે। તો એ વ્યક્તિ જાય છે, એનો જોવાનો તરીકો હકારાત્મક હોય છે, એ પોઝિટિવ વિચારે છે, એટલે એ ગામમાં જાય છે અને એ ગામમાં પહેલી દુકાન આવે છે, એ દુકાનવાળાને એને પૂછે છે કે આ ગામમાં કેવા વ્યક્તિઓ રહે છે। તો એ દુકાનદાર યાને દુકાનનો માલિક એને એવો જવાબ આપે છે કે તમે કેવું વિચારો છો, બસ તમને દેખાય છે એવા જ આ ગામના લોકો છે। તો એ સમયે એ વ્યક્તિના મનમાં સારા વિચારો હતા અને એ ગામવાળા પ્રત્યે એ પોઝિટિવ વિચારતો હતો, હકારાત્મક વિચારતો હતો, એટલે એને એવું માની લીધું કે આ ગામમાં દરેક વ્યક્તિ સારા છે। હવે બીજો એક વ્યક્તિ એ ગામનો અભ્યાસ કરવા માટે આવે છે અને એનામાં નેગેટિવ વિચારો હતા, એનામાં નકારાત્મક વિચારો હતા, એનામાં ખરાબ વિચારો હતા, એટલે એ આવીને એ પાનના ગલ્લાવાળાને પૂછે છે, એ દુકાનદારને પૂછે છે કે આ ગામમાં કેવા વ્યક્તિઓ રહે છે। તો એ દુકાનદારે એણે એવો જવાબ આપે છે કે તમે જે દ્રષ્ટિથી આ ગામને જુઓ છો, જે લોકોને જેવી રીતે તમે જુઓ છો, તમે જેવા આ ગામના લોકોને માનો છો એવા જ આ ગામના લોકો છે। તો એના મનમાં નકારાત્મક વિચારો હતા, નેગેટિવ વિચારો હતા, લોકો આ ગામના બધા ખરાબ છે એવા વિચારો એના મનમાં ચાલી રહ્યા હતા, એટલે એને એવું માની લીધું કે આ ગામમાં બધા જ લોકો ખરાબ છે। તો આ છે આ જોવાનો આપણો તરીકો, જોવાનો આપણો દ્રષ્ટિકોણ, એને શું કહેવાય, દ્રષ્ટિકોણ કહેવાય। તો આપણે જેવા દ્રષ્ટિકોણથી આપણે સામેવાળાને જોઈએ છીએ એવા એ સામેવાળા વ્યક્તિ આપણને દેખાય છે, એવો જ કંઈક આ પેરેગ્રાફમાં મતલબ હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદીએ કાઢ્યો છે।
नेक्स्ट पैराग्राफ, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि इस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। यानी कि यहाँ पर एक शब्द बताया गया है भारतवर्ष, यानी कि हमारा भारत देश, पुराने जमाने का हमारा जो भारत देश है वो, जिसका सपना यानी कि भारतवर्ष का सपना, अच्छे भारतवर्ष का सपना, अच्छे भारत देश का सपना जो तिलक, लोकमान्य तिलक, जिस नाम से हमें पहचानते हैं लोकमान्य तिलक, तो वो लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था कि भारत देश ऐसा होना चाहिए, भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सपना देखा था। और रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। यहाँ पर प्रश्नार्थ किया गया है, यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय महान संस्कृत यानी कि सभ्य संस्कारी भारतीय समाज का, संस्कारी भारतीय देश में बसने वाले लोगों का अतीत यानी कि जो बीत गया है, जो भूतकाल में बीत गया है, उसके लिए अतीत शब्द का प्रयोग किया गया है। अतीत यानी कि भूतकाल में जो समय बीत गया है वो गह्वर में डूब गया, यानी कि यहाँ पर गह्वर शब्द आया है, यानी कि गड्ढे यानी कि खड्डे में डूब गया है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख गया है, सूख गया। यानी कि आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय, जो हमारे देश में पुराने ज़माने में आर्य लोग आए थे, द्रविड़ लोग बसे थे, हिंदू और मुसलमान लोग बसे हैं, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों, इन आदर्शों को, इन जातियों के लोग जो हमारे देश में बसे थे, उनके आदर्शों को हमारे देश के लोगों ने अपनाया था। इस सभी आदर्शों का मिलन करके इस मिलन भूमि बनी है और मानव यानी कि महामानव समुद्र यानी कि महामानव, हमारे देश में बसने वाले लोग महामानव बन गए थे और महामानव समुद्र, ये सभी संस्कृति को अपनाकर हमारा देश ये इस समय क्या सूख गया है, ऐसा प्रश्नार्थ किया गया है। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, यानी कि महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि ये जो हमारे देश में महामनीषी यानी कि पंडित लोग बसे थे, हमारे देश में जो बुद्धिजीवी लोग थे, विदुषी लोग थे, उनके सपनों का भारत है और रहेगा। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे विदुषियों का सपना, जो महान व्यक्तियों ने जो सपना देखा था, उनके सपनों का जो भारत है वो है और रहेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्या निराश हुआ जाए इकाई के बारे में यहाँ पर जो चर्चा की है, इसको यहाँ पर समाप्त, इसको यहाँ तक हम आज अभ्यास करते हैं और नेक्स्ट जो बाकी हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।